नमस्कार राजस्थान, नमस्कार सभी को, वंदे मातरम। मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हो और आपको पता होगा कि हम भारत के इतिहास का समग्र अर्थात संपूर्ण अध्ययन की एक सीरीज चला रहे हैं। अगर आप मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार वीडियो पे हैं तो आप इससे पूर्व वाले वीडियो देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे, समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे शुरुआत कर लेते हैं। इससे पूर्व हमने वैदिक सभ्यता की बात की थी और वैदिक सभ्यता जिसका मोटे तौर पर समय प्रोफेसर विंटरनित्ज के अनुसार 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में मैंने बताया था आपको। हालांकि हमने प्रारंभ किया था पाषाण काल से और पाषाण काल के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हम पहुंचे थे वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता के दो हिस्से मैंने बताए थे आपको, एक पूर्व वैदिक सभ्यता और दूसरी थी उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता का जो समय है वह था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, और उत्तर वैदिक सभ्यता का समय है जो प्रोफेसर विंटरनित्ज के अनुसार है और वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। पूर्व वैदिक सभ्यता का एकमात्र स्रोत था ऋग्वेद, इसलिए हम इसको ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। और उत्तर वैदिक सभ्यता जो आज हमें पढ़ना है उसका जो प्रमुख स्रोत है वह बचे हुए तीन वेद। इन तीनों वेदों को संहिताएं भी कहा जाता है, अर्थात यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा आरण्यक, उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ये प्रमुख स्रोत हैं। देखिए गलती से यहाँ ये मत कर लेना, हम हिंदुत्व की बात करते हैं जब भी तो अपन पुराणों को भी शामिल कर लेते हैं। पुराण भले ही पुराने हैं लेकिन इतिहास के हिसाब से बहुत नए हैं। इनकी रचना गुप्त काल में हुई है जो बहुत बाद में समय आएगा। तो पुराण जो है वह उत्तर वैदिक सभ्यता के स्रोत नहीं है। ठीक है, उत्तर वैदिक सभ्यता के स्रोत मैंने यहां पर लिखे हैं। ठीक है, तो पूर्व वैदिक सभ्यता के हमने समाज, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के धार्मिक जीवन, यहाँ के सामाजिक जीवन की एक एक बारीकी देखी थी। और इतनी बारीकी देखी थी, इससे पहले वाले सिंधु घाटी सभ्यता की हो या वैदिक सभ्यता की हो या पाषाण काल की हो, इतनी बारीकी देखी थी अब तक आपने शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ी या नहीं सुनी होगी। हमने एक एक चीज को खोद खोद कर देखा था, पोस्टमार्टम किया था इतिहास का। तो चलिए उत्तर वैदिक काल की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की। यहां की राजनीतिक जीवन कैसा था? उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट ईरा इंग्लिश में। उत्तर वैदिक काल का सबसे पहले देख लेते हैं हम राजनीतिक जीवन। यहां का राजनीतिक जीवन कैसा था? देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम पिछले वाले टॉपिक से कंपेयर करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि वो टॉपिक क्या कहता है, ये टॉपिक क्या कहता है। और कहीं ना कहीं आजकल जो सवाल बनते हैं, चाहे वह प्री एग्जाम में हो, मेंस एग्जाम में हो या छोटा लेवल का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम दे दो, इस सीरीज को देखने के बाद आपको लाइफ में कभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा हम्बल प्रॉमिस है आपको। यहाँ के राजनीतिक जीवन को सबसे पहले पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन से कंपेयर करते हैं। देखिए पूर्व वैदिक काल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो पार्ट फर्स्ट का, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर राजा को बोला जाता था क्या? राजन।
और राजन शब्द का अर्थ था कबीले का रक्षक, क्योंकि पूर्व वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता कबीलाई व्यवस्था थी। ये मैंने आपसे बात की थी, ठीक है। शब्द से ही पता चलता है कि बहुत अच्छा समय था। राजन नाम सुनने में भी अच्छा लगता है, जिससे लगता है कि प्रजा के प्रति काफी प्यार था उनको। लेकिन उत्तर वैदिक काल में शब्द अब अलग अलग आने वाले हैं। क्या क्या आएंगे? देखिए, उत्तर वैदिक काल को संपूर्ण आर्यावर्त के अंतर्गत 5 भागों में डिवाइड किया है। उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत एंड मध्य भारत। इन 5 क्षेत्र में जो राजा थे अब राजन नहीं रहे, अब राजतंत्र स्थापित हो चुका है। पूर्व वैदिक काल में लोकतंत्र मैंने बताया था, गणतंत्र बताया था, लेकिन अब निरंकुश राजतंत्र है। निरंकुश, पहले जनता की चलती थी, अब राजाओं की चलती है। उत्तर भारत में राजाओं को कहा जाता था, वह कहा जाता था, सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं मध्य भारत से, ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी। मध्य भारत में राजा को कहा जाता था राजा या महाराजा। इसी से पता चलता है कि नाम में कितना वचन है। पूर्वी भारत में राजा को कहा जाता था सम्राट। पश्चिमी भारत में राजा को कहा जाता था विराट। दक्षिणी भारत में राजा को कहा जाता था भोज। और उत्तर भारत में राजा को कहा जाता था एकराट। नाम से भी काफी कुछ आपको पता चल चुका होगा। घमंड कितना नजर आ रहा है। सम्राट, विराट, महाराजाधिराज, भोज, एकराट। उत्तर भारत में जो राजा यज्ञ करते थे वह करते थे ब्रह्मदेय यज्ञ। पूर्वी भारत में जो यज्ञ होता था वह अश्वमेध यज्ञ होता था। मध्य भारत के राजा राजसूय यज्ञ करते थे। पश्चिमी भारत के राजा पुरुषमेध यज्ञ करते थे और दक्षिण भारत के राजा जो करते थे वह वाजपेय यज्ञ करते थे। ये सारे यज्ञ भी मैं समझाऊंगा कि किस तरह से हैं। देखिए, एकराट का अर्थ होता था पृथ्वीपति, यानी संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी। और आपको पता होगा सम्राट, इनका काम था, देखिए नाम से ही पता चल जाता, एकराट पृथ्वीपति। इनमें काफी घमंड होता था यहाँ के राजाओं में, जो एक बार गद्दी मिल गई किसी की नहीं सुनते थे। सम्राट एक ही काम होता था, आक्रमण। सीरियलों में आपने नहीं देखा तो ये सिर्फ राज्य विस्तार पर जोर देते थे, ठीक है। यहाँ के राजा या महाराजा जो जनता के काफी प्रिय होते थे, जनता का जो है वह कभी शोषण नहीं करते थे, उसे अपनी संतान तुल्य समझते थे। भोज, दक्षिण के राजा जिनका काम था सिर्फ राज्य को भोगना, आराम करना। और यहाँ विराट, सिर्फ नाम बड़े बड़े लेकिन दर्शन छोटे। तो दिशाओं के अनुसार राजाओं के गुण भी अलग अलग होते थे। उत्तरी दिशा का जो स्वामी माना जाता था वह कुबेर को माना जाता था, ठीक है।
पश्चिमी जो पूर्वी भारत है उसकी दिशा का स्वामी माना जाता था इंद्र को, मध्य का स्वामी माना जाता था सूर्य को, दक्षिण का स्वामी माना जाता था यम को, और पश्चिमी भारत के जो राजाओं का जो स्वामी माना जाता था वह माना जाता था रुद्र को। तो इस तरह से दिशाओं के अनुसार राजाओं को बांटा गया। कभी भी आपको ये सवाल क्रम में सजाने को बोला जा सकता है। दिशा दे देंगे, दूसरी ओर आपको उनके सम्राट या एकराटों का नाम दे देंगे, मिलान करना होगा, या फिर उनके यज्ञ दे देंगे, या फिर उनके प्रमुख देवता दे देंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हमने पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत तीन चीजें देखी थी: सभा, समिति और विदथ। मैंने बताया था सभा जिसमें जो है काफी टैलेंटेड लोग रहते थे, अलग अलग फील्ड के जानकार रहते थे। समिति आमजन की संस्था थी और विदथ राजा की सलाहकारी संस्था थी। हालांकि इस काल में भी अस्तित्व में थी, मौजूद थी, लेकिन प्रभाव में कमी आई। क्योंकि विदथ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पुरोहित, युवराज, प्रतिष्ठा, प्रश्न विनाक, स्पश, व्राजपति इत्यादि मंत्री होते थे, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह होते थे। इस काल में भी है, लेकिन इस काल में एक नया हस्तक्षेप हुआ विदथ के अंदर, और वो था पटरानी तथा प्रिय रानी का। आपने पूर्व वैदिक काल में देखा है, मैंने बताया है कि पूर्व वैदिक काल में किसी भी प्रकार का नारियों का राजनीति में हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन अब हस्तक्षेप है। अब सारे फैसले विदथ में ये पटरानी या प्रिय रानी और साथ साथ में युवराज लेने लगे। यानी अब ये जो सारा सिस्टम है वह एक से परिवार का हिस्सा बन के रह गया। पुरोहित साहब और इन मंत्रियों की अब नहीं चलती थी, सब कुछ चलता था अपने परिवार का, यानी युवराज हस्तक्षेप करते थे, रानी या पटरानी हस्तक्षेप करती थी। पटरानी कही जाती है बड़ी रानी और प्रिय रानी खास रानी। जैसे कि राजा दशरथ की पटरानी कौन थी? माता कौशल्या, ठीक है, राम जी की माँ। और प्रिय रानी कौन थी? कैकेयी। तभी तो उनके प्रभाव में आकर राजा दशरथ ने फैसला लिया था और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास देने का। तो कुल मिलाकर इस सारी स्थिति से, और इससे पहले मैंने जो क्लियर किया था उससे पता चलता है कि इस समय निरंकुश राजतंत्र हो चुका था। यानी उत्तर वैदिक काल में निरंकुश राजतंत्र था। तो ये राजनीतिक व्यवस्था में थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन मैक्सिमम चीजें वही हैं। ठीक है, चलिए अब उत्तर वैदिक काल के समाज को देखें। तो समाज में मैंने बताया था कि यह पुरुष प्रधान समाज था पूर्व वैदिक काल में। संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, परिवार के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तो इस समय भी पुरुष प्रधान समाज ही था, संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, लेकिन परिवार के आंतरिक मामलों में अब राजा हस्तक्षेप करने लगा था। ये थोड़ा सा फर्क है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो पूर्व वैदिक कालीन समाज था
उस समाज के अंदर कुछ प्रथाएं थी, और प्रथा में मैंने बताया था सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, स्वयंवर प्रथा, बहु विवाह, बहुल विवाह, नियोग प्रथा, सारी मैंने लिखी थी। और मैंने आपको बताया था कि सती प्रथा, बाल विवाह इस काल में नहीं होते थे, पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। विधवा विवाह होते थे, स्वयंवर प्रथा थी, बहु विवाह नहीं होते थे, बहुल विवाह होते थे, नियोग प्रथा थी, ठीक है। वही उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा चेंज है। उत्तर वैदिक काल में बहु विवाह भी होने लग गए। मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, उससे पूर्व वाला वीडियो देखिएगा, सारा कुछ बारीकी से एक एक करके बताया है। इस काल में विधवा विवाह बंद हो गए, ठीक है, और स्वयंवर प्रथा जारी थी। तो कुल मिलाकर दोनों ही कालों में, यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में ही मैंने बताया कि बाल विवाह और सती प्रथा नहीं थी, और साथ साथ में एक और प्रथा थी, पर्दा प्रथा, ये भी नहीं थी। दोनों ही कालों में ये तीनों प्रथाएं नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह भी नहीं था, उसकी जगह जुड़ गया बहु विवाह, ठीक है। आपने भी देखा होगा सीरियलों में कहाँ घूंघट निकालते थे, आपने देखा होगा कोई सती का रामायण और महाभारत काल में कोई एग्जाम्पल नहीं है। बाल विवाह ये बाद की पहचान है, जब भारत में मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए तो वो लड़कियों को उठाकर ले जाते थे, उनके साथ में कुछ दुष्कर्म भी कर लेते थे, इस कारण से बाल विवाह होने शुरू हुए थे, ठीक है। साथ ही साथ मैंने पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत आपको बताया था, देखिए कंपेयर करना जरूरी है, और कंपेयर करे बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैंने उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल में बताया था कि जो नारियों को है या स्त्रियों की जो स्थिति है अच्छी थी, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी पूर्व वैदिक काल में, यानी ऋग्वैदिक काल में। क्या माना जाता था? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का अर्थ मैंने क्या बताया था? आधा अंग नहीं, जिसके बिना यज्ञ कार्य संपन्न ना हो, ठीक है। लेकिन इस काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्री के लिए ऐसे ऐसे शब्द थे, जैसे मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि स्त्री जो है वह द्यूत और क्रीड़ा की वस्तु है। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा हुआ है कि वह मदिरा के समान है, और पाराशर स्मृति में लिखा हुआ है कि नारी नरक का द्वार है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो द्यूत होता है, आपने वो शकुनी वाले पासे नहीं देखे महाभारत में, भांजे कितने चाहिए मामा पौ 12, उसे कहते हैं द्यूत। द्यूत क्रीड़ा, जिसे हम चौसर भी कह सकते हैं, यानी चौसर एक तरह का जुआ होता था, ठीक है। तभी तो आपको पता होगा कि पांचाली को पांडवों ने दांव पे लगाया था, क्योंकि स्त्री को क्या माना गया? वस्तु अच्छी नहीं थी, वह क्रीड़ा खेल की वस्तु है। इसलिए आपने देखा होगा सीरियलों में नारियों के प्रति काफी अत्याचार भी होते थे, स्पेशली महाभारत काल में। मदिरा के समान, शराब के समान बताया गया, नारी नरक का द्वार, ये डायलॉग तो आपने काफी सुना होगा और काफी बोलते भी हैं आप लोग, ठीक है। तो कुल मिलाकर स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल में बुरी थी। साथ ही साथ मैंने बताया था कि स्त्री को संपत्ति और शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो ये दोनों ही कालों में नहीं था। दोनों कालों में, यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को न तो संपत्ति का अधिकार था, न शिक्षा का अधिकार था। क्योंकि ऐसे कंफ्यूज करेंगे आपको उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल का जो कॉन्सेप्ट है डाल के। देखिए, मैंने पूर्व वैदिक काल में कुछ विदुषियां बताई थी आपको,
जैसे अपाला, घोषा, सिस्ता, विश्वरा, लोपामुद्रा। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में दो विदुषियों का नाम मिलता है। उत्तर वैदिक काल में दो विदुषियां, एक गार्गी और दूसरी थी मैत्रायणी। मिक्स मत कर देना, गार्गी और मैत्रायणी। पूर्व वैदिक काल में अपाला, घोषा, विश्वरा, सिस्ता, लोपामुद्रा, और उत्तर वैदिक काल में गार्गी और मैत्रायणी दो विदुषियों का नाम उल्लेख मिलता है। और ये भी ब्रह्म ऋषियों की पत्नियां थी। और मैंने सारा कुछ क्लियर किया था कि शिक्षा का अधिकार नहीं था, फिर भी विदुषियां थी कैसे, ये सारा कुछ पिछले वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूँ। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि अगर कोई पहली बार वीडियो पे है तो यहाँ बेहतर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इससे पूर्व वाला वीडियो देखना चाहिए और मेरी क्लास और इतिहास। ठीक है, फिल्म की तरह चलते हैं, अगर बीच में घुसोगे तो शायद समझने में थोड़ा मुश्किल आएगा, इसलिए आपको शुरू से ही रहना चाहिए। खैर, अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की। खान पान, आभूषण, वस्त्र। देखिए, खान पान में मैंने बताया था कि पूर्व वैदिक काल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे, जिसमें उनका प्रमुख पेय पदार्थ था सोमरस। सुरापान निंदनीय माना गया, सोमरस प्रशंसनीय माना गया। साथ ही साथ मांसाहार में वो करते थे बकरी का मांस, गाय का नहीं, बकरी का मांस, जो अतिथि के आगमन पर ही किया जाता था। और साथ ही साथ बताया था अपूपम, धृतवंतम यानी घी के मालपुए, यवामु, करम्बू जैसी चीजें बताई थी मैंने आपको, जो खाद्य सामग्रियां थी। आभूषण भी बताए थे मैंने, चूड़ामणि, जो पायजेब हैं, बिछिया है वगैरह, और वस्त्र भी बताए थे, निवि, वासस और अधिवासस। ठीक है, तो इस काल में भी वैसे ही थे, यानी पूर्व वैदिक काल की तरह वही सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो की वो इस काल में भी मौजूद थी, कोई चेंज नहीं यहां तक। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर करोगे बहुत अच्छा लगेगा और आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बड़ा मजा भी आएगा वैदिक काल पढ़ने में। अब बात कर लेते हैं यहां के अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था में मैंने बताया था, कुछ जातियां बताई थी आपको। ठीक है, जैसे कर्मा, ठीक है, सूत्रधार, ठीक है, इसके अलावा कुंभकार, भीषज, सूत, ये सारी जातियां वैसी की वैसी थी। साथ ही साथ मैंने बताया था प्रमुख धातु, जिसमें मैंने बताया था अयस, कृष्ण अयस, श्वेत अयस, रंतुवम, हिरण्य, ये भी वैसे के वैसे ही थे। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बताई थी फसलें। फसलें में मैंने बताया था यव यानी जौ, ब्रीही अर्थात चावल, गोधूम यानी गेहूं, ये भी वैसे के वैसे ही थे, कोई चेंज नहीं। ठीक है, वैसे ही जैसा पूर्व वैदिक काल में थे। ठीक है, तो इसमें कोई तरह का चेंज नहीं आया दोस्तों इस काल में। ठीक है, देखिए, अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक जीवन पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। समाज में थोड़ा सा 50% फर्क है, लेकिन अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल एज इट इज ही है जैसा पहले थी। ठीक है, थोड़ा बहुत राजनीतिक जीवन में फर्क है 40%, लेकिन धार्मिक जीवन में तो बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, जो मैं आपको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में हम थोड़ा और आगे चलेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इस काल के अंतर्गत पूर्व वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय का आधार था, विनिमय का स्रोत था, वह थी गाय, और गाय के अलावा था निष्क, जो शतमान मुद्रा के अंतर्गत आता था, और इसी से बना कार्षापण, कर्ष के बीच का एक पण अर्थात कार्षापण। तो यहां पर भी कोई चेंज नहीं, वैसा का वैसा। ठीक है, साथ में इनका जो सबसे प्रिय पशु था वह था घोड़ा।
तो पूर्व वैदिक काल में भी घोड़ा ही था, लेकिन गाय जो है वह धन माना गया, ठीक है, अधन्य कहा गया, ठीक है। एक पशु बाघ जो है उसके बारे में जानकारी नहीं थी। बाघ का उल्लेख उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल दोनों ही कालों में नहीं है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र पशु घोड़ा, उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो वही वैदिक काल में बाघ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बाघ का उल्लेख नहीं है दोनों ही कालों में, ठीक है। तो फर्क समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने बताया था पूर्व वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय, पूर्व वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और गौण व्यवसाय जो था वह था कृषि। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उल्टा हो गया। उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन और गौण व्यवसाय था कृषि, लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल में उल्टा घूम गया, प्रमुख व्यवसाय हो गया कृषि और गौण व्यवसाय हो गया पशुपालन। तो कोई ज्यादा अंतर आया नहीं। अब हम अगले वीडियो के अंदर यहाँ के थोड़ा बहुत वर्ण व्यवस्था जो रह गई हैं वो बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ के धार्मिक जीवन को पूर्व वैदिक काल के साथ में कंपेयर करेंगे। जैसे 33 कोटि देवता जो हैं, 33 देवता हैं, उनके साथ में उत्तर वैदिक काल में क्या चेंजेस आए और पूर्व वैदिक काल में जो धार्मिक व्यवस्था थी उसमें क्या चेंज आए, ये सारा कुछ हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और विदा लेने से पहले प्लीज़ अब तक अपनी लाइफ में किसी को नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या है, ठीक है। फिर भी मैं आपको प्लीज़ बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पसंद नापसंद ही मेरे लिए हौसला पैदा करेगी। आप YouTube पे कोई भी वीडियो देखें तो उसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया है। और आपको पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, अनलाइक कर लीजिए, ताकि वो कम से कम YouTube से चला तो जाए, ठीक है। YouTube पे हम आ रहे हैं आपके लिए, तो क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारा एक छोटा सा स्वार्थ है कि हमें लोग पसंद करें। तो आपको एक अनलाइक या लाइक के बटन दबाने में कोई मतलब पैसे नहीं लग रहे हैं। पहली बार हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर पहली बार नहीं हो और पहले से मौजूद हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमें हौसला अफजाई मिले और लोग हमें पसंद करें। तो हमें भी अच्छा लगता है कि आपके लिए लगातार ऐसे कंटेंट बनाते रहें। नहीं तो होता क्या है, आधे रास्ते पे बहुत सारे कंटेंट छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि आपकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आता। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर प्रशंसा भी करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, बुराई भी करनी है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन इतना ज़रूर करना चाहिए आप किसी भी यूट्यूबर के साथ, ठीक है। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।